गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस में स्ट्रक्चर पैडिंग का प्रोग्राम बताया था, आज उसकी प्रोग्राम की एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस में एक प्रोग्राम बताया था जिसमें हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे और उन स्ट्रक्चर के जो डेटा एलिमेंट्स थे वो सिमिलर थे, बट उनका जो ऑकरेंस था वो अलग-अलग था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पैडिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर 1 ने अपने मेमोरी में अपना एलोकेशन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर 1 में कौन-कौन से डेटा एलिमेंट थे। तो हमारा स्ट्रक्चर 1 का डेटा एलिमेंट ये था। हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया था। आप उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, तो आपको इस लेक्चर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप उस लेक्चर को देख पाएँगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर 1 में हमारे पास कौन-कौन से एलिमेंट थे। तो पहला एलिमेंट था इंटीजर ID1, दूसरा था इंटीजर ID2, तीसरा था कैरेक्टर नेम एलिमेंट था और चौथा था हमारे पास कैरेक्टर C और हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था वो है हमारे पास फ्लोट परसेंटेज। अब इनका मेमोरी में स्पेस बना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एक सिंगल यूनिट में। और अगर हम इन सारे डेटा आइटम्स की जिस जिस डेटा टाइप में ये डिफाइंड है उनका अगर हम डेटा रेंज लेके चलें, तो हमारे पास हम जो सोचेंगे कि हम देखेंगे कि किस तरीके मतलब इनका इस स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा। तो ID1 और ID2 जो कि इंटीजर वेरिएबल है, तो ये 4 और ये 4 बाइट ले रहे हैं। ये 1 बाइट ले रहा है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के 2 एलिमेंट है, तो 2 बार हम 1 लिखे हैं और लास्ट हमारा एलिमेंट है फ्लोट। तो टोटल हमारे पास इस स्ट्रक्चर का जो मेमोरी साइज है हमारे अकॉर्डिंगली मतलब सी के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, 4 + 4 8 + 1 9 देन 10 और देन 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल साइज आएगी 14 बाइट। लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर पैडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। तो स्ट्रक्चर पैडिंग की प्रॉब्लम से हमें जो डेटा साइज मिलेगा, हमें जो हमारे स्ट्रक्चर का जो साइज मिलेगा वो 14 ना मिलकर हमें मिलेगा 16 बाइट। हमें जो टोटल साइज़ जो मिलेगी वो मिलेगी 16 बाइट। अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को देखा है और उस प्रोग्राम को अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया होगा, तो आपको जो स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेशन है, जो इसकी साइज़ है वो 16 बाइट रिटर्न कर रहा होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से 14 ना होकर ये 16 बाइट किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक मेमोरी लोकेशन एक ड्रॉ किया है समझाने के लिए। तो देखिए हमारे मेंबर हैं, जिस सीक्वेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर में मेंबर हैं उसी सीक्वेंस में, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है ID1 देन ID2 देन आपका नेम वेरिएबल देन आपका C वेरिएबल और उसके बाद रिमेनिंग है आपका परसेंटेज वेरिएबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर पैडिंग की प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर पर प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा 32 बिट का प्रोसेसर है तो वो 1 वर्ड को पढ़ने में एक समय में 1 वर्ड पढ़ता है और जो उसका 1 वर्ड होता है वो 4 बाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम के एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, ये हम 32 बिट प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। अगर हमारा जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का है, तो वो एक समय में एक वर्ड को रीड करेगा और 32 बिट जब एक समय में एक वर्ड को रीड करता है, तो एक वर्ड की जो साइज़ होती है वो 4 बाइट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का एनालिसिस है वो हमारे 32 बिट प्रोसेसर पर बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 वर्ड जो एक हमारे कितने बाइट के इक्वल होता है, 4 बाइट के इक्वल होता है। तो जब ये मेमोरी को अलाइन किया जाएगा, तो हर एक वर्ड के लिए
4 बाइट क्या की जाएगी, अलाइन की जाएगी। तो सबसे पहला हमारा डेटा एलिमेंट है स्ट्रक्चर का ID1, तो उसके लिए पहला मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई किया गया और हमारा जो पहला मेमोरी लोकेशन है वो है 1297339856 से लेकर 59 तक। तो ये हमारा टोटल 4 बाइट का जो मेमोरी लोकेशन है वो ID1 के लिए रखा गया और ID1 की जो बाइट मेमोरी कैपेसिटी भी है वो कितनी है, 4 बाइट की है, तो वो सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ID2। तो ID2 के लिए अगेन उसने हमारा वन वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन वर्ड जो है 32 बिट प्रोसेसर में वन वर्ड जो है वन टाइम में रीड करते हैं और इसकी लेंथ होती है 4 बाइट। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है वो है ID2, तो उसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई की गई और वो मेमोरी ऑक्यूपाई करी गई इंटीजर वेरिएबल ID2 के लिए और वो भी पूरी तरीके से 4 बाइट उसने यूज़ किया और हमारा जो बाइट सीक्वेंस है वो है 860 से लेके 863। मैं पूरे नंबर नहीं पढ़ रही हूँ, हमारे पास लास्ट जो नंबर है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 860 से लेकर 863 तक की वैल्यू जो है वो ID2 के लिए ऑक्यूपाई की गई। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट जो आया है वो नेम, और इसे 1 बाइट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन 32 बीट प्रोसेसर जो है वो 1 वर्ड के लिए 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो वो नेम के लिए क्या करेगा, 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और वो नेम को के लिए जो उसका 1 बाइट स्पेस है वो एलोकेट कर देगा। और जैसे ही वो 1 बाइट स्पेस उसने एलोकेट किया, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 1 बाइट एलोकेट करने के बाद हमारी जो डेटा एड्रेस वो क्या मिल रहा है हमारे नेम वेरिएबल को, 864। तो 1 बाइट जो है इसके लिए ऑक्यूपाई कर दिया गया। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट अगेन हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है और हमारे वेरिएबल का नाम है C और वो कितनी बाइट लेता है, मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो फिर से क्या करेगा हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि 1 वर्ड के लिए 4 बाइट 32 बिट प्रोसेसर की लेंथ होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अभी 3 बाइट्स रिमेनिंग है, उनमें से एक 1 बाइट जो है वो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल जो है कैरेक्टर सी जो नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा, उसके लिए ऑक्यूपाई कर दी गई है, रख दी गई है। और हमारे पास हमारा 4 बाइट ऑक्यूपाई ना करके जो हमारी बची हुई थी नेम वेरिएबल की, जो 4 बाइट बची हुई थी उसमें जो 3 बाइट, 1 बाइट ऑक्यूपाई करने के बाद जो 3 बाइट हमारी नेम वेरिएबल की बची हुई थी, उसमें उसी में से 1 बाइट जो है वो C वेरिएबल को दे दी गई है। क्यों दे दी गई है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वो रिमेनिंग वैल्यू थी, हमारे पास वो रिमेनिंग मेमोरी लोकेशन बचा था। हम क्योंकि जब नेम वेरिएबल को यहाँ पर एलोकेट किया गया तो उसने सिर्फ उस 4 बाइट में से, इस पूरे 4 बाइट में से सिर्फ 1 बाइट को ही यूज़ किया और रिमेनिंग 3 बाइट हमारी बची हुई थी। और जैसे ही कैरेक्टर C जब आया तो कैरेक्टर C की वैल्यू जो है कि C की जो बाइट कैपेसिटी है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और हमारे पास यहाँ तो 3 बाइट ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो हमारी जो बाइट कैपेसिटी है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हुई। इसलिए जस्ट नेक्स्ट जो 3 रिमेनिंग बाइट थी उसमें से 1 बाइट किसको दे दी गई, कैरेक्टर C को। अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 बाइट बची, हमारी रिमेनिंग देखिए यहाँ पर C को बाइट कैपेसिटी देखिए, नेम की जो बाइट वैल्यू रेंज है वो कितनी है, 864 और C की जो बाइट एड्रेस वैल्यू है वो कितना है, 865। अब उसके बाद जो रिमेनिंग 2 बाइट है ये हमारी बची हुई है, कौन कौन सी है, 866 और 867। तो क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर जो है वो अपने डेटा एलिमेंट्स को कंटिन्यूम फॉर्म में रखता है, तो अब वो नेक्स्ट एलिमेंट को देखेगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फ्लोट टाइप का है, परसेंटेज वेरिएबल है जो कि फ्लोट डेटा टाइप रखता है और जिसकी बाइट कैपेसिटी रेंज कितनी है, 4। और यहाँ पर हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है, 2। तो वो क्या होगा, ये इस वैल्यू को, इस मेमोरी लोकेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा और इस मेमोरी ब्लॉक को वो स्किप कर देगा और नेक्स्ट जो 4 फ्रेश मेमोरी बाइट है, मेमोरी स्टोरेज है, उसको वो ऑक्यूपाई करेगा। क्योंकि हमारी जो
वेरिएबल है उसकी बाइट कैपेसिटी रेंज है 4 बाइट की, और हमारे पास इस पैकेज में यहाँ पर इस पैकेज में सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट बची है, जो कि हमारे परसेंटेज वेरिएबल के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसे 4 बाइट चाहिए, और 4 बाइट के लिए वो नेक्स्ट जो मेमोरी पैकेज है, जो मेमोरी वर्ड पैकेज है, उसे ऑक्यूपाई करेगा, और हमारे फ्लोट वेरिएबल के लिए एक नया मेमोरी स्टोरेज जो है ऑक्यूपाई किया जाएगा, और उसकी रेंज है देखिए 866 से लेकर सॉरी उसकी जो इस सॉरी यहाँ पर नहीं, इस जो मेमोरी की जो बाइट रेंज है वो है 868 से लेकर 871। तो ये नया फ्रेश मतलब फ्लोट परसेंटेज वेरिएबल के लिए नई मेमोरी रेंज जो है, नई मेमोरी जो अदर 4 बाइट है उसे ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्यों हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 बाइट जो है ये रिमेनिंग हो जा रही है, जिसके कारण 4 + 4 + 1 +1 +2 और +4। तो इसका मतलब है अब हमारे पास 4 + 4 8 +1 आपका 9 +1 10 +2 12 और प्लस अगेन 4 16। इट मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर 1 है वो बाइट मेमोरी रेंज जो है उसकी मेमोरी की वो कितनी आ रही है, जो मेमोरी एलोकेशन जो बाइट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 16 बाइट। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि हमारा प्रोसेसर है वो 1 वर्ड को जब रीड करता है तो 4 बाइट पैकेज में वो रीड करता है। ID1 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि हमारा ID1 जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। ID2 भी इंटीजर डेटा टाइप का है तो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जब उसने नेम के लिए 4 बाइट ऑक्यूपाई किया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट उसने यूज़ की, बाकी की 3 बाइट रिमेनिंग चल रही थी। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वेरिएबल उसने फिर से स्ट्रक्चर ने पिकअप किया तो वो वैल्यू थी, अगेन वो वैल्यू क्या थी, कैरेक्टर थी। तो उस 3 बाइट्स में से उसने उस 1 बाइट को ऑक्यूपाई कर दिया नेम वेरिएबल सी के लिए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री था। फिर उसके बाद हमारे पास उस 4 बाइट पैकेज में से, ये पूरा एक 4 बाइट पैकेज है, इस 4 बाइट पैकेज में से 2 बाइट जो है वो रिमेनिंग बची, जो कि हमारे नेक्स्ट वेरिएबल परसेंटेज के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, वह उसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी इसकी रेंज थी 4 बाइट, और हमारे पास जो उस पैकेज में डेटा हमारे उस पैकेज में जो मेमोरी एड्रेस मेमोरी वैल्यू जो बची हुई थी वो सिर्फ 2 बाइट लोकेशन की थी, जो कि हमारे परसेंटेज के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए उसके लिए नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन एक फ्रेश मेमोरी पैकेज जो है 4 बाइट का वो ऑक्यूपाई किया गया, जिसके कारण ये 2 बाइट जो है हमारे ये स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा ऐड हो गई। और इसलिए भी ऐड हुई क्योंकि हमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो कि स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी फॉर्म में कंटिन्यूअस मेमोरी फॉर्म में एलोकेशन करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी फॉर्म में अलाइन करता है। तो उसके कारण जो है ये 2 बाइट जो कि एम्प्टी बाइट है वो एक्स्ट्रा हमारे इस स्ट्रक्चर में ऐड हो गई, जिसके कारण हमारे जो स्ट्रक्चर का साइज है वो 14 बाइट ना होकर 16 बाइट हुआ। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर 2 भी है। तो स्ट्रक्चर 2 का जब मेमोरी लोकेशन हम देखें तो स्ट्रक्चर 2 में भी क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसके डेटा एलिमेंट्स देखते हैं। ID1 है, देन नेम है, ID2 है, देन सी कैरेक्टर है, और उसके बाद हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है। देखिए ये और स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के जो डेटा मेंबर है वो बिल्कुल सेम है, बट इनका जो ऑकरेंस है वो अलग है। पहले इंटीजर है, फिर कैरेक्टर वेरिएबल है, फिर इंटीजर वेरिएबल है, फिर कैरेक्टर वेरिएबल है, और देन फिर फ्लोट वेरिएबल है। तो इससे भी मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होगी और किस तरीके से हमें इस स्ट्रक्चर 2 का साइज मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है इस ऑकरेंस पर। तो देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर ID1 के लिए अगेन फ्रेश
4 बाइट जो है वो एलोकेट की गई है। ये भी हमारा 32 बिट, अगर मान लीजिए हमारा जो प्रोसेसर है वो 32 बिट है, तो 32 बिट जो है 1 वर्ड एक समय में रीड करता है, और 1 वर्ड जो उसका होता है वो 4 बाइट के इक्वल होता है। तो ID1 को जब उसने एलोकेट किया, तो उसने उस पूरे मेमोरी, उस अलाइनमेंट का पूरा जो 4 बाइट पैकेज था वो यूज़ कर लिया, तो ये सेटिस्फैक्ट्री था। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आया कैरेक्टर टाइप का, नेम एलिमेंट आया, तो उसने अगेन जो है फिर से 4 बाइट क्या करी, ऑक्यूपाई करी। उसमें से जो 1 बाइट है, हमारे जो कैरेक्टर वेरिएबल नेम है, उसके लिए उसने उस 1 बाइट को ऑक्यूपाई किया, और हमारे पास रिमेनिंग 3 बाइट जो है वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। अब देखते हैं कि हमारे पास नेम के बाद कौन सा डेटा वेरिएबल आ रहा है। तो नेम के बाद हमारे पास डेटा वेरिएबल आ रहा है ID2, और ID2 जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 बाइट ले रहा है, ये 1 बाइट ले रहा है, ये 4, तो ID2 जो है वो 4 बाइट ले रहा है, और इस पैकेज में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बाइट जो है वो एम्प्टी है। तो ये वेरिएबल जो है 4 बाइट की रेंज रखता है, और यहाँ पर सिर्फ 3 बाइट अवेलेबल है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, ये इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस एलिमेंट को, इस स्टोरेज पैकेज को, मतलब इस नेम वेरिएबल की जो 4 बाइट है, उसमें से सिर्फ 1 बाइट ही जो है वो नेम वेरिएबल को ऑक्यूपाई कर दी जाएगी, और बाकी की जो 3 बाइट है वो उसी तरीके से ब्लैंक छोड़ दी जाएगी। और नेक्स्ट जो आपका मेमोरी का, आपका फिर से नेक्स्ट जो नया फ्रेश मेमोरी लोकेशन है, जो कि हमारा है 832 से लेके 835, वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट जो कि इंटीजर टाइप का है ID2 के लिए ऑक्यूपाई कर दी जाएगी। अब जैसे ही ID2 ऑक्यूपाई होगा, तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारा आ रहा है अगेन कैरेक्टर, तो फिर से 4 बाइट, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा अगर 32 बीट प्रोसेसर है तो वो 1 वर्ड के लिए 4 बाइट पैकेज मेमोरी अलाइन करता है। 1 वर्ड को जब वो रीड करता है, तो वो 1 वर्ड जो है वो 4 बाइट के इक्वल होता है, और मेमोरी अलाइनमेंट भी उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेटा एलिमेंट जो है हमारा कैरेक्टर सी जो डेटा एलिमेंट है वो कैरेक्टर टाइप का है, जो कि 1 बाइट लेता है। तो इस 4 बाइट में से 4 बाइट उसके लिए अलाइन की जाएगी, उस 4 बाइट में से सिर्फ और सिर्फ वो 1 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा, और वो 1 बाइट रेंज है हमारी 836, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट को लेगा, और जो बाकी की 3 बाइट है वो फिर से रिमेन रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास सी के बाद आने वाला जो वेरिएबल है वो है परसेंटेज, और परसेंटेज जो है वो अगेन क्या ले रहा है, 4 बाइट मेमोरी लेता है, 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो ये मैं इस पैकेज में जो हमारा 3 बाइट है वो इसकी डेटा रेंज को, हमारे फ्लोट वेरिएबल की डेटा रेंज को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये 3 ब्लॉक यहाँ पर एम्प्टी रह जाएगा, और हमारा जो हमारा जो परसेंटेज वेरिएबल है वो मेमोरी में जो है नेक्स्ट जो फ्री लोकेशन है, 4 बाइट का जो फ्री लोकेशन है उसे ऑक्यूपाई करेगा, उसे इनिशियलाइज किया जाएगा, और हमारा परसेंटेज वेरिएबल को जो 4 बाइट मेमोरी मिलेगी उसका एड्रेस है 840 से लेकर 843 तक। ये नया 4 बाइट जो है हमारे इस परसेंटेज वेरिएबल को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें हमारे मेमोरी का, हमारे इस स्ट्रक्चर 2 का अगर हम मेमोरी लोकेशन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4, देन 1, आपका ये 3 बाइट, देन आपका फिर 4 बाइट, देन 1 बाइट, अगेन यहाँ पर 3 बाइट, फिर यहाँ आपका 4 बाइट। तो हो रहा है 4 + 1 8 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 3 16, और 16 + 4 20। तो हमारे जो मेमोरी है स्ट्रक्चर 2 की जो मेमोरी साइज है वो है 32, हमारे जो स्ट्रक्चर 2 की जो मेमोरी साइज है वो है 20 बाइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस वेरिएबल जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है नेम, और हमारा जो कैरेक्टर वेरिएबल है सी,
उसके लिए जब मेमोरी अलाइन की गई तो 4 बाइट की अलाइन की गई, और उसके जस्ट जो बाद आने वाला वेरिएबल है वो इस अलाइनमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट जो मेमोरी अलाइनमेंट है, मेमोरी रेंज है, वो 4 बाइट की है, और इस पैकेज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 बाइट अवेलेबल है, जो कि इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, जिसके कारण वो अगेन जो है एक नया मेमोरी बाइट, एक नया मेमोरी रेंज जो है, या एक नया मेमोरी पैकेज जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, नया मेमोरी पैकेज जो है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो 3 बाइट है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर 1 में हमारे पास इंटीजर वैल्यू लगातार, मतलब ID 1 था, फिर ID 2 थी, फिर उसके बाद नेम कैरेक्टर था, और स्ट्रक्चर 2 में ये रहा हमारा स्ट्रक्चर 1। तो देखेंगे तो दोनों में ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर 1 का ऑकरेंस जो है वेरिएबल का ऑकरेंस, और स्ट्रक्चर 2 का जो वेरिएबल ऑकरेंस है उसके कारण उनकी साइज में कितना डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर पहले दोनों इंटीजर वेरिएबल हैं, देन कैरेक्टर वेरिएबल है, फिर फ्लोट वेरिएबल है, और यहाँ पर एक इंटीजर है, फिर कैरेक्टर है, फिर इंटीजर है, फिर कैरेक्टर है, और फिर फ्लोट है। तो इसकी वजह से ही कितना मेमोरी पैडिंग जो है, स्ट्रक्चर में कितनी पैडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रक्चर 1 का जो मेमोरी बाइट आ रहा है वो आ रहा है, मतलब जो मेमोरी साइज आ रहा है वो आ रहा है 16 बाइट, और वहीं पर स्ट्रक्चर 2 का जो मेमोरी साइज आ रहा है वो है 20 बाइट। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को किस तरीके से उनका ऑकरेंस भी जो दे रहे हैं वो किस तरीके से है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके ऑकरेंस के कारण हमारा मेमोरी बाइट कैपेसिटी जो है, स्ट्रक्चर की जो मेमोरी एलोकेशन कैपेसिटी है वो किस तरीके से आएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है हमारे, मतलब स्ट्रक्चर में पैडिंग की प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है और वो किस तरीके से दिखाई देती है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो लेक्चर को समझने से पहले जो इसका पहला लेक्चर है उसे देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसी में मैंने जो स्ट्रक्चर पैडिंग का जो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है वो बताया है। अगर आप लोगों ने उसे रन किया होगा तो आप लोगों को इसी तरीके का बाइट लोकेशन मिल रहा होगा कि स्ट्रक्चर 1 कितना मेमोरी साइज ले रहा है और स्ट्रक्चर 2 कितना मेमोरी साइज ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि जब 32 बिट प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं तो वो 1 वर्ड को लेता है, को जब रीड करता है तो वो 4 बाइट के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम इसी जगह में 64 बिट प्रोसेसर का यूज़ करेंगे तो वो भी 1 वर्ड को रीड करेगा एक समय में, लेकिन उसका 1 वर्ड जो है वो इक्वल होगा 8 बाइट के। तो ये आप, अगर आपके पास 32 बिट प्रोसेसर है तो वो 4 बाइट वैल्यू मेमोरी साइज को मेमोरी 4 बाइट के अकॉर्डिंगली मेमोरी अलाइन होगी उसमें। और अगर आपका 64 बिट का प्रोसेसर है तो उसमें 8 बाइट के अकॉर्डिंगली जो है मेमोरी अलाइनमेंट होती है। तो इसमें डिफरेंस होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमारा मेमोरी साइज ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना। तो अगर आपके पास 32 बीट है तो 4 बाइट के अकॉर्डिंगली मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही होगी, और अगर 64 बीट है तो 8 बाइट के अकॉर्डिंगली मेमोरी अलाइनमेंट हो रहा होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत सारा थैंक्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।